हाँ जी, तो स्वागत है आपका हमारे इस रेलवे के संजीवनी क्लास में, जहाँ पे आज फिजिक्स के 25 ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायाप्टर। क्या होता है? डायाप्टर। डायाप्टर, इसका सांकेतिक नाम, सांकेतिक सूत्र क्या होती है? तो डी। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होती है? डायाप्टर। इसका संकेत क्या होता है? डी। दूसरा क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि सबसे कम दूरी वो कौन सा है जहां पे एक मानव नेत्र आसानी से कोई चीज को देख सकता है? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर। जैसे मान लो ये हमारा आंख है, ये आंख है, और किसी वस्तु को देखने के लिए कम से कम इसके बीच 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो तो ये नहीं देख पाएगी। कम से कम 25 सेंटीमीटर और उसके आगे जितना भी जा सके। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम यानी कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तारतम्य यानी पिच किस पे निर्भर करती है? देखिए, ध्वनि की तारतम्य जो है वो पिच वो किस पे निर्भर करती है? तो निर्भर करती है आवृत्ति पे। किस पे निर्भर करती है? आवृत्ति पे। देखिए, किस पे निर्भर करती है? आवृत्ति पे। जितना ज्यादा पिच यानी कि हाई, HIGH, हाई पिच, ठीक है, इतना सॉफ्ट होगा, और लो पिच इतना हार्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि पिच अगर ज्यादा रहेगा यानी कि तारतम्य अगर ज्यादा रहेगा तो आवाज उतना ही सॉफ्ट होगा, उतना ही मधुर होगा, उतना ही अच्छी होगी। और पिच अगर लो होगा यानी कि पिच अगर कम होगा, आवृत्ति कम होगी, तो आवाज उसका भारी होगा। लड़की लोग का आवाज कैसा होता है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मधुर। ठीक है, इसका कारण क्या है कि इसका पिच जो होती है वो बहुत हाई होती है। लड़का लोग का जो आवाज होता है वो बहुत लो पिच का होता है, इसलिए उसका आवाज क्या होता है? थोड़ा सा हार्ड होता है। तो सीधी सी बात है, ध्वनि की तारतम्य यानी कि पिच किस पे निर्भर करती है? तो आवृत्ति पे। हाई पिच यानी कि सॉफ्ट, और लो पिच यानी कि हार्ड। जिसका तारतम्य ज्यादा होगा जिसका तारतम्य क्या होगा? ज्यादा होगा, तो उसका आवाज बहुत ही पतली होगी, और जिसका तारतम्य कम होगा उसका आवाज कैसा होगा? मोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो वो होती है ठोस में। वो किसमें होती है? ठोस में, यानी कि सॉलिड में। वो किसमें होती है? ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक यानी कि साउंड सबसे ज्यादा किसमें चलती है? तो ठोस में। ठोस में भी कैसे? देखो, इसको याद कैसे करेंगे? सॉलिड लिक्विड एंड गैस। यानी कि सबसे ज्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। यानी कि ध्वनि सबसे ज्यादा किस में चलती है? सॉलिड में यानी कि ठोस में, और सबसे कम किस में चलती है? तो गैस में। ठोस में भी किस में? तो ठोस में भी सबसे अधिक चलती है स्टील में, यानी कि स्टील में। ठीक है, ध्वनि सबसे अधिक किस में चलती है? ठोस में, और ठोस में भी सबसे अधिक किस में? स्टील में। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये याद रखिएगा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में। अगर ऑप्शन ऐसे दे, ठोस, द्रव और गैस, तो उसमें ऑप्शन क्या टिक करना है? ठोस। लेकिन ठोस में भी अगर ठोस में क्या दे दे? स्टील दे दे, एल्युमिनियम दे दे, लोहा दे दे, तो इस समय क्या लगेगा? स्टील। याद रखिएगा, ठोस में स्टील। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में, और सबसे कम किस में होती है? तो गैस में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग दैर्घ्य है? प्रकाश किस प्रकार का तरंग दैर्घ्य है? तो इस तरह से प्रकाश किस प्रकार का तरंग दैर्घ्य है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुप्रस्थ, यानी कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग दैर्घ्य। अब ये अनुप्रस्थ, देखो दो चीज होता है, एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुदैर्घ्य। प्रकाश दो तरह से गमन करती है, अनुप्रस्थ के रूप में और अनुदैर्घ्य के रूप में। देखो, ये टॉर्च है, यहाँ से लाइट निकली, इसको सीधे जाना है। प्रकाश कैसे गमन करता है? प्रकाश गमन करती है इस तरह से। प्रकाश कैसे गमन करती है? इस तरह से। इसको बोलते हैं जिगजैग। इसको क्या बोलते हैं? जिगजैग। इसको बोलते हैं जिगजैग, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा। प्रकाश जो है वो जिगजैग के रूप में गमन करती है। तो जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं शीर्ष। ऊपर वाले क्या बोलते हैं? शीर्ष। और ये जो नीचे होता है इसको बोलते हैं गर्त। इसे क्या बोलते हैं? गर्त, यानी कि शीर्ष और गर्त। जब प्रकाश शीर्ष और गर्त के रूप में गमन करे तो उसको बोलेंगे अनुप्रस्थ। उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंग दैर्घ्य। उसे क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंग दैर्घ्य। ये तो अनुप्रस्थ तरंग दैर्घ्य कैसे होता है कि जब प्रकाश यानी कि कोई प्रकाश जो है
वो ऊपर नीचे करते करते यानी कि गर्त और शीर्ष बनाते बनाते अगर वो आगे बढ़े तो उसे क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ। अब अनुदैर्घ्य कैसे होता है, अनुदैर्घ्य होती है इस तरह से, ये एक दूसरे को धक्का देके चलती है। जैसे मान लो ध्वनि, जैसे क्या है ध्वनि यानी कि साउंड, जब कोई यहाँ से, जैसे ये स्पीकर है, ये आवाज निकाला और यहाँ कोई कान है, यानी किसी को ये चीज क्या करना है, सुनना है, तो आवाज, अब साउंड कैसे करते, चलिए आप लोग को पता है कि हमारे वायुमंडल में ढेर सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं, ढेर सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं। तो ये जो तरंगदैर्घ्य है ये एक दूसरे को धक्का दे के आगे बढ़ता है और इस तरह से एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ते हुए हमारी कान तक पहुंचती है। और इस तरह से जो एक दूसरे को धक्का देते हुए हमारे कान तक पहुंचती है और जब हमें साउंड को सुनाई पड़ती है तो वो किस तरह का गमन हुआ, तो वो हो गया अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। ठीक है, आप लोग अनुपस्थ और अनुदैर्घ्य समझे। प्रकाश किस तरह का है, प्रकाश किस तरह का तरंगदैर्घ्य है, तो अनुप्रस्थ, और ध्वनि किस तरह का तरंगदैर्घ्य, तो अनुदैर्घ्य। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो, ये हुआ अनुप्रस्थ, ये हो गया प्रकाश, ठीक है, ये हुई ध्वनि यानी कि तरंगदैर्घ्य। अब याद कैसे करेंगे, प्रकाश में प्र है, अनुप्रस्थ में भी प्र है, यानी प्रकाश कैसा तरंगदैर्घ्य हो गया, अनुप्रस्थ, और ध्वनि कैसा हो गया, अनुदैर्घ्य, क्योंकि ध्वनि में भी ध्व है और इसमें भी ध्व है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि प्रकाश किस तरह का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश किस तरह का तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग, और ध्वनि किस तरह का तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक रंग कौन कौन सा है, यानी कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा है, तो प्राथमिक रंग कौन कौन सा हो जाएगा, RGB, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, लाल हरा और नीला, ये हमारा प्राथमिक रंग है। यानी कि इसी प्राथमिक रंग से मिला के ढेर सारा रंग बना हुआ है, RGB। इसी तरह से ये 3 रंग से मिला के ढेर सारा रंग बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि कूली सिर पर बोझ लेकर खड़ा है तो किया गया कार्य कितना होगा। अगर मान लो ये कोई कूली है, ये कोई क्या है, कूली है, इसके माथा पे एक बोझ पे कोई सामान है और ये खड़ा है, ये चल नहीं रहा है, ये क्या है, खड़ा है। तो साइंस ये कहता है कि जब किसी वस्तु पे कोई काम नहीं किया गया है, जब किसी वस्तु पे कोई काम नहीं होता है तो वो काम को क्या माना जाता है, जीरो। वो काम को क्या माना जाता है, जीरो। तो वो काम क्या माना जाता है, जीरो। तो कोई कूली है, अगर उस वस्तु को रखे हुए अपने सिर पे, उसका काम क्या हो जाएगा, जीरो। जब तक वो नहीं चलेगा तो वो वस्तु भी नहीं चलेगी, वस्तु में भी क्या होगी, गति नहीं होगी। तो साइंस ये कहता है कि अगर कोई वस्तु जैसा रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ, वो अपने शिक्षा से रखा हुआ है, तो उसमें जो टोटल काम है वो कितना हो जाएगा, जीरो। साइंस यही कहता है कि अगर कूली, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किसी कूली अगर बोझ लेकर खड़ा है तो उस पर कितना काम होता है, तो काम कितना होता है, जीरो। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, शक्ति। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, शक्ति, यानी कि पावर। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, शक्ति, यानी कि पावर। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, शक्ति, यानी कि पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहता है। सबसे पहले आप ये देखो, न्यूटन ने 3 नियम दिया था। न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम और न्यूटन का तीसरा नियम। तो न्यूटन के किस नियम से जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो न्यूटन का जो पहला नियम है, न्यूटन का जो पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, तो न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई वस्तु रखा हुआ तो वो ये इसकी, तो अगर कोई वस्तु रखा हुआ तो ये रखा ही रहेगा, जब तक कि उससे कोई बाहरी बल ना लगाएंगे तब तक ये घसकेगा नहीं। तो बस जड़त्व का नियम यही कहता है क्या, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, जब तक उसमें धक्का ना देंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे, वो आगे नहीं बढ़ेगा। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, जैसे को तैसा, जो जैसा वो वैसा ही रहेगा। इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। इसको ये न्यूटन का पहला नियम था। और न्यूटन के पहला नियम से बल का क्या मिलता है, परिभाषा। न्यूटन के पहला नियम से बल का क्या मिलता है, परिभाषा। जबकि न्यूटन के दूसरा नियम से बल का क्या मिलता है, सूत्र, जिसको F बराबर ma बोलते हैं। F बराबर ma, ये कहाँ से मिली है, न्यूटन के दूसरे नियम से। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिली है, तो पहला नियम से। और बल का जो सूत्र होता है यानी कि F बराबर ma, वो किस चीज से मिलती है, न्यूटन किसके नियम से मिलती है, न्यूटन के दूसरे नियम से।
और न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, यानी कि हर क्रिया के प्रति बराबर प्रतिक्रिया होती है। यहाँ तक ये क्लियर है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है? अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में ये समझाया था कि बल का परिभाषा किससे मिलती है। न्यूटन ने तीन नियम दिए थे। न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है, न्यूटन के दूसरे नियम से बल का फॉर्मूला मिलता है जिसको F बराबर ma बोलते हैं। देखो तो न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलता है? तो कौन सा नियम से? पहला नियम से। न्यूटन के पहले नियम से बल की क्या मिलती है? परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल G का मान कितना होता है? सबसे पहले ये देखो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होती है, यानी वैसा गुरुत्वाकर्षण का एक वैसा वैल्यू जो हर जगह पूरे पृथ्वी के आप कहीं भी चल जाओ जिसका वैल्यू क्या हो कहीं बदल लेना, वो नियतांक है वो एक जगह स्थिर रहता है। इसको क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान होता है, मान कितना होता है? देखो ध्यान से सुनना, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, अपॉन kg स्क्वायर। एक मिनट, अपॉन kg स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये कितना बार एग्जाम में आ चुका है। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो है ये इसने दिया किसने था? आखिर वो कौन से बंदे थे, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका मान दिया था? उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। उसका क्या नाम था? हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान दिया था। अब यहाँ पे देखो रेलवे आपको कंफ्यूज कैसे करेगा। ऑप्शन क्या देगा? 6.67 इंटू 10⁻11 ये माइनस हटा देगा। पहला ऑप्शन माइनस हटा देगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या देगा? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर अपॉन kg स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटा देगा। तीसरे ऑप्शन क्या करेगा? kg स्क्वायर जो होता है वो kg सिर्फ डाल देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये याद रखना है कि दोनों में स्क्वायर लगेगा और यहाँ पे जो 10 टू दी पावर जो भी रहेगा यानी कि 11 है उस पर माइनस लगेगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर, ये है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का वैल्यू, जिसको किसने दिया था? तो हेनरी कैवेंडिश नाम के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सबसे पहले आप ये समझो पलायन वेग क्या होता है। पलायन का मतलब होता है चले जाना और वेग का मतलब होता है कि एक ऐसे रफ्तार से फेंकना। यानी कि पृथ्वी का पलायन वेग पृथ्वी पे जो कोई वस्तु है, जैसे मान लो ये मार्कर है, मार्कर को हम किस रफ्तार से फेंकेंगे जो पृथ्वी के पूरा ये बाहर चला जाएगा, ये कहीं वापस आएगा ही नहीं। तो वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में देखो, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर, फिर दूसरा सेकेंड में 11.2 किलोमीटर, फिर तीसरा सेकेंड में 11.2 किलोमीटर। अगर इस रफ्तार से ये चलता रहे तो ये एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पृथ्वी से पूरा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा और ये वापस कभी आएगा ही नहीं, कभी नहीं आ सकता। ग्रेविटेशन इसको खींच ही नहीं सकती है। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। कौन सा यंत्र है जिससे वायुमंडलीय दाब माप सकते हैं? तो उसको बोलते हैं बैरोमीटर। उसे क्या बोलते हैं? बैरोमीटर। यानी कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है, अब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाना। ये जो बैरोमीटर है, ये बैरोमीटर नाम का जो यंत्र है, यहाँ पे कुछ लिखा होता है, तो ये इस टाइप का कुछ घड़ी वगैरह बना होता है। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर जैसे यहाँ पे कुछ शो कर रहा है, अगर ये अचानक नीचे आ गया, अगर ये अचानक नीचे गिर गया, तो इसका मतलब क्या कर रहा है? इसका मतलब ये होता है कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाए तो वहाँ पे क्या आ जाती है? आंधी तूफान आने की संभावना होती है। आंधी तूफान आने की संभावना होती है। यानी कि अचानक बैरोमीटर जब नीचे गिर जाए, इससे पता चलता है कि अब जो है आंधी तूफान आएगा। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है। तो जल का जो डेंसिटी है यानी घनत्व वो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस जल का जो घनत्व होती है वो अधिकतम होती है 4 डिग्री सेल्सियस। और इस सेल्सियस पे जल का जो आयतन होता है वो बहुत ही कम होती है। जल का आयतन क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए इसका घनत्व बहुत ही क्या होती है, अधिकतम होती है। तो जल का घनत्व सबसे अधिक किस टेम्परेचर पे होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है। वो कौन सा मेथड है जिससे सूर्य की लाइट जो है पृथ्वी तक पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस मेथड से पहुंचती है, तो उसको बोलते हैं विकिरण विधि। तो कौन सी विधि बोलते हैं, विकिरण विधि। यानी कि सूर्य की ऊष्मा यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो विकिरण विधि से चलते चलते हमारे पृथ्वी तक आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है वो होती है चांदी, और दूसरी अगर बात करें तो वो होता है तांबा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक का बात है तो वो है चांदी। और ये बोला जाए कि विद्युत का सबसे अच्छा दूसरा सुचालक तो होता है कॉपर। अब देखो चांदी महंगी होती है, चांदी क्या होती है, महंगा होती है, तो हम लोग चांदी का यूज कर नहीं सकते, तो किसका यूज करते हैं, तांबा का यानी कॉपर का। तार जो देखें वो तार जो बिजली वाला सब तार होती है, इसके अंदर क्या भरा होता है, कॉपर, ना कि चांदी, क्योंकि चांदी महंगा होती है इसीलिए तांबा का यूज करते हैं। लेकिन तांबा से बेटर कौन है, चांदी। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी, लेकिन चांदी कॉस्टली होने के कारण किसका यूज किया जाता है, कॉपर का। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर किस धारा पे काम करती है। जो बिजली का जो ट्रांसफर जो पावर हाउस से डायरेक्ट ट्रांसफर में लाइन आती है तो किस धारा पे काम करती है, वो करती है केवल एसी धारा पे। किस धारा पे, एसी धारा पे यानी अल्टरनेटिव करंट पे। उसमें ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है। ठीक है। तो ट्रांसफार्मर किस धारा पे काम करती है, एसी धारा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। ये रेडियो एक्टिविटी है, इसकी खोज किसने की थी, हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल नाम के जो बंदे थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिविटी की खोज की। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बैकुरल। यहाँ पे एक कंफ्यूजन करने के लिए मैडम क्यूरी का भी नाम आता है। देखो मैडम क्यूरी का नाम आता है, जो कि गलत है। मैडम क्यूरी क्या किया, इन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया, रेडियोधर्मिता का नाम इसने दिया। रेडियोधर्मिता जो शब्द है इसको नाम किसने दिया था, मैडम क्यूरी। लेकिन रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बैकुरल। ऑप्शन में आपको हेनरी बैकुरल और मैडम क्यूरी दोनों देगा, आप कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ किस पे लगाना है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बैकुरल ने। अगर ये क्वेश्चन रहेगा कि रेडियोधर्मिता शब्द किसने गढ़ा था, किसने नाम दिया था, तब आएगा मैडम क्यूरी। यहाँ तक क्लियर आप लोग। चलिए तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। सॉरी क्या होती है, कूलम्ब। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होती है, कूलम्ब। जब एसआई मात्रक का चैप्टर पढ़ाएंगे तो 25 ऐसे एसआई मात्रक पढ़ाएंगे जिसमें एग्जाम में आता है 1 से 2 क्वेश्चन एसआई मात्रक से पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अब फिलहाल ये याद रखो कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होती है, कूलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स किरणें की खोज किसने की थी। ये जो एक्सरे वगैरह आप लोग करवाते हैं उससे जो एक रेज निकलती है, जो किरण निकलती है, इसकी खोज किसने की थी, रॉन्जटन। किसने, रॉन्जटन। किसने खोज की थी, रॉन्जटन। अब एक्स किरणें में अल्फा बीटा गामा आता है, इसका चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे कि अल्फा बीटा गामा क्या करता है, खोज किसने की थी, इसमें किसका क्या उपयोग होती है, वो सब देखेंगे उस चैप्टर में। फिलहाल यहाँ पे ये देखिए कि एक्स किरण में खोज किसने की थी, रॉन्जटन में। याद रखिए रॉन्जटन भी ऑप्शन देगा, बैकुलर भी ऑप्शन देगा, तो पिछले वीडियो में हो रखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक्स किरण की खोज किसने की थी, रॉन्जटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो किस चीज से होती है, उसका है नाभिकीय, क्या है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि ढेर सारा परमाणु जो है ना वो एक दूसरे में जुड़ती रहती है और ऊष्मा निकालती रहती है। तो सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिक विखंडन। संलयन का मतलब होता है कि फिर से बनना और
एनर्जी निकालना, फिर से बनना, फिर से बनना, फिर से बनना, तो वो होता है नाभिक संलयन। और विखंडन का मतलब टूटते जाना, टूटते जाना, टूटते जाना। तो नेक्स्ट है परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करती है, तो जैसे इसका भी जो बताएं नाभिकीय विखंडन में, जिसमें नाभिकीय नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन में परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करते हैं, किस सिद्धांत पे काम करती है, तो नाभिक विखंडन में। और ऊर्जा, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉटिंग पेपर स्याही को किस कारण सोखता है, तो वो होता है केशिकत्व के कारण, केशिकत्व, केशिकत्व के कारण, केशिकत्व के कारण। यानी किसी चीज को सोखना, वो कौन सा प्रक्रिया होती है, वो कौन सा प्रक्रिया होती है, केशिकत्व। अब जैसे मान लो ये लालटेन है, ये क्या है, लालटेन है, इसमें बत्ती जल रहा है, इसमें क्या, बत्ती जल रहा है, तो इसमें लालटेन में, तो लालटेन में क्या होता है, केरोसिन तेल होती है। केरोसिन तेल बत्ती तक पहुंचाने का जो सोखने की प्रक्रिया होती है ना, जो सोखता है, उसी को वो क्या बोलते हैं, केशिकत्व। यानी किसी चीज को सोखना। अगर मान लो ये तौलिया है, जैसे मान लो ये क्या है, तौलिया है, टॉवल है, अगर इसका एक कोना पानी से भिंगा दो, पानी से थोड़ा सा क्या करो, भिंगा दो, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे थोड़ा सा और फैल जाता है, थोड़ा सा और क्या होता है, भींग जाता है। तो ये जो जिस प्रोसेस से, जिस प्रक्रिया से थोड़ा सा आगे बढ़ा और सोख लिया, उसी को बोलते हैं केशिकत्व। उसे क्या बोलते हैं, केशिकत्व। यानी केशिकत्व का मतलब बस एक ही समझो, किसी चीज का सोख लेना। तो ब्लॉटिंग पेपर पे स्याही किस कारण सोखता है, तो केशिकत्व में। ठीक है, लैंप में, बत्ती में एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि लैंप में या दिया में जो बत्ती होती है, कि केरोसिन तेल बत्ती के ऊपर किस विधि से आगे बढ़ती है, तो किसी कारण बढ़ती है, केशिकत्व। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं, तो होते हैं समांतर क्रम। वो क्या होते हैं, समांतर क्रम, समांतर क्रम। देखो विद्युत का उपकरण दो क्रम में जुड़े जाते हैं, एक होता है समांतर क्रम में और एक होता है श्रेणी क्रम में। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो बन रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे पावर लग गया, ये R1, R2, R3, यानी रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, और एक ऐसा जुड़ता है। इसका R1 ये, इसका R2 ये, इसका R3 ये। इसको बोलते हैं समांतर क्रम, इसको क्या बोलते हैं, समांतर क्रम। और इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम, इसको क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम। घर में जो विद्युत का उपकरण है, यानी कि पंखा है, बिजली का बल्ब है, टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कूलर, वो किस चीज में जुड़ा होता है, समांतर क्रम में, यानी कि इस टाइप में। और श्रेणी क्रम में क्या जुड़ता है, एक सवाल ऐसे आता है, दिवाली पे जब घरों को डेकोरेट किया जाता है, ढेर सारे घरों को लाइट्स लगाया जाता है, तो किस क्रम में जुड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। क्यों, क्योंकि एक बार स्विच ऑन करने से पूरा घर जगमगा जाती है, पूरा घर क्या होती है, जगमगा जाती है। और श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जो हमारे घर के उपकरण होते हैं, पंखा बंद करने के लिए अलग स्विच होती है, टीवी चलाने के लिए अलग स्विच होती है, एसी के लिए अलग स्विच होती है, बल्ब के लिए अलग स्विच होती है, तो होती है हमारे समांतर क्रम। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही स्विच ऑन किए, पंखा भी चल दिया, टीवी चल दिया, फ्रिज ऑन हो गया, ये सब नहीं होता है। ये सब किस में होगा, वो होगा श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में, अच्छा ये तो हो गया घर का उपकरण, घर में जो बिजली का उपकरण है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में। और दिवाली पे घर का जो लाइट जलाया जाता है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, घर का जो फ्यूज होती है, आप घर का फ्यूज तो जानते होंगे, इस तरह का होता है, एक छोटा सा तार होती है, ठीक है, जो बोर्ड पे लगा होती है। तो घर का फ्यूज किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वो जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। घर का फ्यूज श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों, क्योंकि अगर फ्यूज बर्बाद हो गया, अगर फ्यूज गल गया, टूट गया, तो घर का सारा चीज, चाहे पंखा हो, फ्रिज हो, एसी हो, टीवी हो, कूलर हो, लाइट हो, सब चीज ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, अभी जस्ट बताएं श्रेणी क्रम में क्या होता है, घर का जो दिवाली पे घर में जो ढेर सारा लाइट लगाया जाता है, झालर जिसको भुकभुकिया बोलते हैं, चाइनीज लाइट, एलईडी बोलते हैं, वो सब एक ही बार स्विच ऑन करेंगे तो सारा जलेगा, एक बार स्विच बंद कर देंगे वो सारा बंद हो जाएगा। उसी तरह से उसी क्रम में हमारा घर का जो फ्यूज होती है वो काम करता है
श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अगर फ्यूज बर्बाद तो घर का सारा चीज ऑटोमेटिक बंद। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि घर में जो बिजली के उपकरण होते हैं वो किस क्रम में जुड़े होते हैं, तो वो होते हैं समांतर क्रम में। और एक सवाल ऐसे भी आता है, घर में जो फ्यूज होता है वो किस क्रम में जुड़े होते हैं, तो ऑप्शन आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? श्रेणी क्रम। और एक ऐसा भी सवाल आता है कि दिवाली पे घर को सजाने के जो लाइट लगाए जाते हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं, तो श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये रहा आज का 25 क्वेश्चन। फिजिक्स का सेट 2 कंप्लीट हो गया। वो कल की क्लास में चलेंगे केमिस्ट्री का सेट 1, जिसमें उसमें भी 25 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो रेलवे के एग्जाम में मोस्टली पूछा ही जाता है, वो बार बार आने की संभावना होती है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा कैसा लगा आप लोग इस कमेंट कीजिए, कैसा लगा, इसमें क्या सुधार चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, कहीं पे हो सकता है कहीं पे हम मिस्टेक किए हैं, वो सब आप नोटिस करके बताइए। और आप जितने भी 25 क्वेश्चन बताएं सबका आप स्क्रीनशॉट लेके उसका नोट्स बनाइए और रट जाइए, क्योंकि वन लाइनर याद करना बहुत ही आसान है। वन लाइनर हम पहले ही बताए थे कि वन लाइनर यानी कि स्मार्ट वर्क। अब यहाँ पे देखो, इससे पहले क्लास में हम क्या बताए थे? एसआई मात्रक। अब अगर एसआई मात्रक का चैप्टर चलेंगे, 10 को एसआई मात्रक हम बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका न्यूटन मीटर है, किसका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, किसका क्या हुआ, आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन वन लाइनर में हर चीज क्या होता है, डिफरेंट करके घुसाना पड़ता है। तो वन लाइनर याद करना बहुत ही आसान है। आप लोग इसको नोट्स बनाइए, रट जाइए। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि और भी लोग इसे देख सकें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।